जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। अब मैं इंग्लिश के साथ साथ आपका जीएस पोर्शन भी कवर करूँगा। ठीक है, सेम जैसे हमने इंग्लिश में रखा है ऐसे ही हम जीएस के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और अभी जो आने वाले पेपर हैं जैसे एनटीपीसी का पेपर मेन है हमारा, ठीक है, और दिल्ली पुलिस का पेपर है हमारा, और यूपीएसआई का पेपर है, इसके लिए जो जितनी भी जीएस है उसको मैं कवर करूँगा। और ये एक टाइप का होगा क्रैश कोर्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि मैं हर एक 15 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट कवर कर दूंगा। जैसे पहले 15 दिनों में हम पॉलिटी कवर करेंगे, ठीक है। अगले 15 दिनों में हम पॉलिटी के बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए जियोग्राफी। उसके अगले 15 दिनों में हम कवर करेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी और एंशंट हिस्ट्री। उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न। ठीक है, तो हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन रहेगा वो हम कवर करेंगे। तो इस पूरे क्रैश कोर्स में हर एक 15 दिन में मैं पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूंगा एक सब्जेक्ट का। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सीडीएस को लेकर, और मेनली तो सीडीएस को ही लेके है, जितना भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, दिल्ली पुलिस का कुछ है, तो उसके हिसाब से हम कवर करते चलेंगे। ठीक है भाई, बस आपको स्टिक करना है एक क्लास से। क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं लूंगा मैं, एक एक पोर्शन धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। और 15 दिन में हमारा टारगेट रहेगा कि एक सब्जेक्ट पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉलिटी के लेक्चर से। और पॉलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है भाई, हिंदी वाले लोगों के लिए उद्देशिका। अब प्रियम्बल को समझने से पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रियम्बल होता क्या है। किसी भी बुक में ना, अगर आप किसी भी बुक को देखोगे उसका एक प्रीफेस होता है, मतलब बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसके पहले पेज पे। ठीक है भाई, एक मिनट। हाँ, तो बुक के बारे में उसके प्रीफेस पे उसका पूरा बताया जाता है कि बुक में आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारा प्रियम्बल है। संविधान की जो बुक लिखी गई है, संविधान की जो बुक लिखी गई है उसमें जो सबसे पहले पेज है, जो सबसे पहला पेज है वो है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, हालांकि प्रियम्बल को बाद में लिखा गया, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में प्रियम्बल को लाया गया था, लेकिन प्रियम्बल में ये प्रीफेस है। ठीक है, ये प्रीफेस है, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका है? संविधान का इंट्रोडक्शन है। संविधान के बारे में हमें चीजें बताता है। ठीक है, तो आज हम प्रियम्बल से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है संविधान का। ठीक है, सबसे पहले मैं ना आपके लिए ये पूरा प्रियम्बल पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए पहली बार होगा कि प्रियम्बल को वो पढ़ रहे होंगे। उद्देशिका जो हम बोलते हैं, संविधान की उद्देशिका है। ठीक है, इसका प्रीफेस है, इसकी शुरुआत है। संविधान की शुरुआत यहाँ से होती है। इसमें हर एक चीज समाई है, इसमें पूरा संविधान समाया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अब देखो, जो जो वर्ड्स, ये इतना खास, जो ये छोटा सा आपको लग रहा है ना, इसमें से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी में से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इसका प्रियम्बल का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड हमें समझना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है। प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सबसे पहला प्रियम्बल का सबसे पहले 3-4 वर्ड जो ये है, हम भारत के लोग। आज तक मुझे नहीं लगता कि आपने इसकी अहमियत समझी होगी। आज मैं आपको इन वर्ड्स की अहमियत समझाऊंगा। इनका मतलब आप जानने के बाद आप पावरफुल फील करोगे। पावरफुल इन द सेंस कि आप किसी को भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? अब समझो, हम भारत के लोग। कुछ लोग इस देश में, कुछ लोग, कुछ नेता, मतलब जो भी जिनका आप इंटरव्यू सुनते हो या कोई भी आदमी ये बोलेगा आपको कि इस देश में सर्वोपरि क्या है। इस देश में सर्वोपरि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, संविधान ही बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है।
किसी भी प्रकार के कोई भी मतलब इस देश में कोई भी नेता, कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, किसी भी प्रकार का कोई प्रोफेशनल वाला आदमी, कोई भी सबसे ऊपर लॉ, पुलिस, किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन, उन सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इस देश में कोई भी चीज अगर चलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। ठीक है, एम आई राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। आज तक हमने यही सीखा है कि इस देश में सर्वोपरि है कॉन्स्टिट्यूशन। पर क्या हमने क्या चीज मिस की? क्या चीज मिस है इसमें? इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा गया था हम भारत के लोग। और इस हम भारत के लोगों का मतलब क्या है? हम भारत के लोगों का मतलब है कि हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इसकी इंपोर्टेंस है। इन 3 वर्डों में पावर समाई है। मतलब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ऊपर नहीं हो सकता। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली है तो हमसे मिली है, हम भारत के लोगों से मिली है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में सर्वोपरि है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। लेकिन हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं। हम भारत के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। हम भारत के लोग साथ में आए, हमने कुछ अपनी इच्छाएं जाहिर की और वही हमारी डिजायर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों की इच्छाओं को दर्शाता है, भारत के लोगों के वेलफेयर थिंग्स को दर्शाता है, उनके लिए ये काम करता है। लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई है तो वो है हम भारत के लोग। आज से अगर आपको कोई बोले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, परंतु हम भारत के लोगों से सर्वोपरि नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, आज चेंज हो जाए, तो केवल और केवल केवल और केवल हम भारत के लोगों में ही वो ताकत है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, हम भारत के लोगों में ही वो ताकत है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ये सिर्फ हमारी इच्छाओं का एक समाकलन है। एक बुक बनाई गई है हमारे वेलफेयर के लिए, इस भारत को चलाने के लिए। परंतु इस देश में अगर किसी एक सिंगल पर्सन के पास, अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर है तो वो है हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी इंपोर्टेंस मुझे लगता है आपको आज समझ आई होगी कि हम भारत के लोग क्यों लिखा गया। इस प्रियम्बल में सबसे पहले प्रियम्बल में भारत के लोग क्यों लिखा गया। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल लो एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत के लोग इकट्ठा हुए, कुछ किसान इकट्ठा हुए, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि इसमें कुछ इशू है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप इस देश के लोगों का वेलफेयर का ध्यान रखोगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोला कि आप इस देश के लोगों का वेलफेयर का ध्यान रखोगे। अब इन्होंने बोला कि एमएसपी को हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेके आते हैं। एमएसपी अगर हम इंक्लूड कर देंगे लीगलिटी, मतलब इसके ऊपर अगर हम कोई लॉ बना देंगे तो ये हर क्षेत्र में इसके ऊपर कानून बनना जरूरी है, ये हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं ये लॉ। लेकिन भारत के लोग साथ में आए। ठीक है, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना पड़ा। ठीक है, एमएसपी को लीगलिटी मिली। समझ गए भाई? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम और क्या ले सकते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये क्या कहता है? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें ये नहीं था कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है।
ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसने ऐसी कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है लीगली, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं था, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया है, आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। उन लोगों ने ऐसे पेड़ को जकड़ा कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, वहां से एक मूवमेंट तैयार हुआ, ठीक है। इसी चिपको यानी लोग आए, लोगों ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, जो हम चाहते हैं उसको इंक्लूड करो। तो कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और यही बात क्या दर्शाती है, क्या दर्शाती है, यही बात दर्शाती है कि हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं, हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं। वी आर द पावर, वी आर द पावर सोर्स, वी आर द पावर सोर्स। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चलता है, पर वी हैव द एबिलिटी टू चेंज, वी हैव द पावर। तो यही भारत के लोगों का महत्व है, ठीक है भाई। ये समझ गए, इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। फिर इसमें क्या बोला गया है, हम भारत के लोग हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब एक नया वर्ड आया, सोवरन, ठीक है, संपूर्ण। अब इस सोवरन को समझते हैं, ये सोवरन वर्ड क्या कहना चाहता है। देखो, सोवरन का मतलब है कि आपसे ऊपर कुछ नहीं, आप अपने डिसीजंस को लेने के लिए कंप्लीटली फ्री हो। मतलब कैसे, हम इसको ऐसे समझते हैं, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, ये इंडिया था, इसको इंडिपेंडेंस मिली, तो 26 जनवरी 1950 जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया ना, तो हमने ये वर्ड इसमें डाला था, सोवरन। इसका मतलब ये था कि आज से ना तो हमें ब्रिटिश सरकार रूल कर सकती है, ना हमें यूएस की सरकार रूल कर सकती है, ना हमें कनाडा की सरकार रूल कर सकती है। हम फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, हम फ्री हैं हर एक चीज़ को करने के लिए। आज से जो डिसीजन हम लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, किसी और कंट्री के अधीन होके हम डिसीजंस को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम यूएन का मेंबर बने, हम यूएनओ का मेंबर कब बने, 1945, हम यूएन का मेंबर बने, ये हम डिसाइड करेंगे, हम उसमें रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। कोई कंट्री हमें नहीं बताएगा, कोई कंट्री हमारी पॉलिसीज़ को फ्रेम नहीं करेगा, हम अपनी पॉलिसीज़ अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम किसानों का एमएसपी दें, तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करें, तो ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमारी कंट्री डिसाइड करेगी, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बताया गया है। यानी सोवरन का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए कंप्लीटली फ्री हो, किसी गवर्नमेंट या किसी भी शक्ति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए आप संपूर्ण हो। संपूर्ण आप तभी बनोगे ना जब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकोगे। एक कंट्री के पास पावर होगी कि वो अपने डिसीजंस ले सके, तभी वो संपूर्ण बन सकती है। इसीलिए इसमें संपूर्ण वर्ड डाला गया था। ये संपूर्ण यही दर्शाता है कि वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग आवर ओन डिसीजंस, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की पॉलिसी लानी है, तो हम यूएस की गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे। हमें किसी प्रकार की पॉलिसी लानी है, अगर आज यूएस ये बोलता है कि आप रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, यूएस यही बोल रहा है कि रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट लेना बंद कर दो, लेकिन एक सोवरन कंट्री क्या बोलेगा, नो वी आर कैपेबल, वी आर सोवरन, हम अपने डिसीजन लेंगे, हमें जहां से फायदा होगा हम वहां से काम करेंगे, वहीं से वैसी ही पॉलिसी बनाएंगे। सो दिस इज सोवरन, यही संपूर्ण है, ठीक है। अब तक हमने दो चीजें सीखी हैं, हम भारत के लोग, उसका महत्व मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। दूसरा संपूर्ण, सोवरन, उसका भी मतलब आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड पे अपने। अगला वर्ड है हमारा सोशलिस्ट, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न। अब देखो, जो ये वाला वर्ड है ना सोशलिस्ट, ये शुरू में प्रीएम्बल में नहीं था, इसको लाया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd
अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है भाई, इसको लेके आया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से। ये शुरू में ये नहीं था। अच्छा, अब ये शुरू में क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम के जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने ये सोचा कि हमने ऑलरेडी जो सोशलिस्ट, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि हम सोशलिस्ट का मतलब समझें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन लोगों ने क्या सोचा। देखो, सोशलिस्ट जो वर्ड है ना, सोशलिस्ट का एक है वेस्टर्न आइडिया, जो इंडियन का नहीं है, इंडियन आइडिया नहीं है, एक है इंडियन। ठीक है, अब जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनमें सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? उनमें सोशलिस्ट का मतलब होता है कि किसी देश में गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो इस देश में जितने रिसोर्स हैं, मानने की बात कि इसमें कहीं पे ऑयल फील्ड्स हैं, कहीं कोल की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इसमें बहुत सारे पोन्ड्स हैं, इसमें अलग अलग तरीके की पैदावार होती हैं, सब्जियां होती हैं, तो इन सब पे अधिकार जो है गवर्नमेंट का है। यानी गवर्नमेंट इन सब को ओन करती है, और यहाँ गवर्नमेंट क्या कहती है कि इन सब चीज़ों को मैं ओन करूँगी, यहाँ से जो प्रॉफिट होगा हम लोगों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम लोगों में बांट देंगे अपने हिसाब से, जिसको जितनी ज़रूरत उसके हिसाब से हम उन लोगों को रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इंडियन व्यू क्या कहता है? ठीक है, इंडियन व्यू क्या कहता है इस बारे में? इंडियन व्यू ये कहता है कि हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट ये कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, और यहाँ गवर्नमेंट भी रहेगी वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। कैसे? गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम चलाएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस होती है ना, जहाँ पे हमें खाने का सामान मिलता है, ये क्या उनको बोलते हैं, जो अनाज की दुकानें होती हैं जिन पे 2 रुपये और 3 रुपये किलो चावल गेहूँ मिलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट करेगी। न्यूक्लियर प्लांट, इसको गवर्नमेंट संभालेगी। इसको अगर प्राइवेट कर दिया, सपोज करो कि अगर हमने किसी भी प्लेयर को दे दिया इनमें से कि न्यूक्लियर प्लांट भाई तुम संभालो, तो ये कल को बोलेंगे कि हम यूएस से डील कर लेते हैं, और चाहे ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हो या नहीं, यूएस फिर इनको प्रेशराइज करेगा कि रशिया से ऑयल मत खरीदो। तो यहाँ इस तरीके से नहीं चलता। जो कोर सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, यानी जो कोर सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में है, अभी प्राइवेटाइज, आप बोलोगे कि प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन जो कोर सर्विस है हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी, हमेशा। क्योंकि ये बात आप ध्यान रखना, इस देश में किसी भी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोर सर्विस को हिला दे। कोर सर्विसेज, कोर सर्विसेज का मतलब है किसानों की वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है भाई, 2,000 रुपये आते हैं, ठीक है, पीडीएस सिस्टम, गेहूं चावल मिलते हैं, मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे। किसी सरकार में इतनी शक्ति नहीं है, या हम ऐसा बोलें कि किसी सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं है, बिकॉज वी आर सोशलिस्ट। एंड सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट वर्ड ये कहता है कि आपको उस देश के हर एक नागरिक की वेलफेयर का ध्यान रखना होगा। और हमारा सोशलिस्ट ये नहीं कहता कि हम हर एक चीज़ को ओन करेंगे। यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और यहाँ पब्लिक भी है, यहाँ गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट कहाँ रहेगी? गवर्नमेंट रहेगी जहाँ पे हमारा वेलफेयर इंक्लूड होगा, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे वो फार्मर्स का वेलफेयर हो, वुमेंस के लिए अलग अलग स्कीम्स हो। 33% रिजर्वेशन आया ना भाई, आएगा, बिकॉज वी आर ए सोशलिस्ट कंट्री। और कोर सर्विसेज का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, महिलाओं का, बच्चों का, किसानों का, भूखों का, और जो डिसेबल लोग होते हैं उनका, सबका ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सोशलिस्ट, वी आर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यही चीज कहता है। वेस्टर्न सोशलिस्ट डिफरेंट है, वहां पे सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब चीजें चलाएगी। गवर्नमेंट चाहती है सोशलिस्ट कंट्री लाइक चाइना। चाइना इज ए सोशलिस्ट कंट्री। चाइना क्या कहता है? चाइना में कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, इतना प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहे जिसको डाउन कर सकती है। अगर आपने उसका अलीबाबा के फाउंडर हैं जो, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी,
कि अगर उनके जो फाउंडर हैं, अगर उनको डिग्रेडेट करना था, उनको डाउनफॉल करना था, तो चाइना की गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि वो सोशलिस्ट है। वो ये कहेगी, उनका सोशलिस्ट अलग है, वो ये बोलेंगे कि प्राइवेट प्लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारे लोगों को क्या चाहिए। अगर हमारे लोगों को अलीबाबा चाहिए तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का होना ना होना, एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं है उनका। तो आप समझे कि इंडियन सोशलिस्ट और वेस्टर्न सोशलिस्ट किस तरीके से डिफरेंस है। अब जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे वेलफेयर से है, तो हमारे फाउंडर्स, हमारे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड को क्यों नहीं डाला, उन्होंने प्रभुत्व संपन्न वर्ड क्यों नहीं डाला इसमें। अब इसका जवाब ये है कि इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सोशलिस्ट है। कैसे सोशलिस्ट है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीवन का अधिकार है, रहने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 19, आपको बोलने का अधिकार है, अपने काम करने का अधिकार है आपको। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 19 में बोला गया है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। आपको अगर आज सिविल इंजीनियर बनना है तो आपका आर्टिकल 19 है, बनो। आपको डॉक्टर बनना है, बनो। आपको प्राइवेट कंपनी खड़ी करनी है, करो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे फाउंडर्स थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको डालना प्रीएम्बल में इतना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रभुत्व संपन्न को दर्शाता है, अलग अलग आर्टिकल्स में दर्शाता है। ऑलरेडी डीपीएसपी पार्ट जो है ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें सब कुछ समाहित है, इसलिए अलग से दिखाने की उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। अब तक हमने कितने वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं अपने? हम भारत के लोग, हमने समझा हम भारत के लोगों में क्या पावर नहीं थे, हमने समझा संपूर्ण क्या क्या महत्व है, हम अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं। प्रभुत्व संपन्न हमने समझा कि वेस्टर्न आइडिया डिफरेंट कैसे है, हमारा आइडिया डिफरेंट कैसे है। हम ये बोलते हैं कि प्राइवेट भी आओ और गवर्नमेंट उन लोगों का ध्यान रखेगी, कोर सर्विसेज का हमेशा ध्यान रखेगी, खाने का हमेशा ध्यान रखेगी। न्यूक्लियर जैसे सोर्स अगर हम किसी कंट्री को नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक डोमेन है, ठीक है। अगर इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को नहीं लाया जा सकता कि वो उसका ये मिसयूज कर सकते हैं, तो हमेशा गवर्नमेंट इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब तक हमने अपने 3 चीज़ें कवर की। हम भारत के लोग संपूर्ण क्यों हैं, हम प्रभुत्व संपन्न क्यों हैं, हम समाजवादी, ठीक है। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। सोवरन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब हम आते हैं हमारा सेकुलरिज्म। अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इसमें क्या लिखा आता है। अब सेकुलरिज्म में भी आपको समझ के अच्छा लगेगा। यह है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलर का मतलब है कि किसी देश में रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग हैं। मतलब इसको ऐसे समझो कि गवर्नमेंट एंड रिलीजन, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो सेकुलर वर्ड इंडियन वर्ड नहीं है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये कैसे अलग है वो समझना आप लोग आज। यहाँ ये सेकुलर क्या कहता है कि गवर्नमेंट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ अगर रिलीजन आज ये बोलता है कि आपको 4 टाइम मंदिर जाना है, ठीक है, या आपको 5 टाइम नमाज करनी है, या रिलीजन आपको जो भी कहता है वो आपको करना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है। आप जो देना है दो, आप जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो वो आप दो, लेकिन ये पर्सनल अफेयर है, ये पर्सनल अफेयर है। ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल अभिव्यक्ति है। वो अगर जताना चाहता है, उसको मानना चाहता है, माने ना माने, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझ आएगा सेकुलर का मतलब क्या है, और पहली बार समझ में आएगा कि इंडिया में सेकुलरिज्म डिफरेंट कैसे है। देखो समझो, फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस के किसी भी स्कूल में ना आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते,
ठीक है, बुर्का नहीं पहन सकते, वहां आप कोई भी हवन नहीं कर सकते। इवन अगर अस्थियां हैं ना, तो उनको किसी भी फ्रांस की रिवर में आप नहीं सला सकते। वहां क्यों नहीं सला सकते? क्योंकि वहां का सेकुलरिज्म ये कहता है कि रिलीजन डिफरेंट है और गवर्नमेंट डिफरेंट है। यानी ये जो डोमेन है ना, ये पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अस्थियां सलाना चाहते हैं तो फ्रांस से बाहर जाके, क्योंकि फ्रांस की रिवर में बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेबल हैं, ऐसा फ्रांस की गवर्नमेंट मानती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ड है, सेकुलरिज्म है, फ्रांस सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री क्या है कि रिलीजन, जो रिलीजन का फेयर है ना, वो पर्सनली नहीं, पर्सनली ही है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, वो किसी भी पब्लिक पर्सन को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी लार्ज क्राउड को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप बुर्का पहन के क्लास में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सेकुलरिज्म को हर्ट कर देगा। क्यों हर्ट कर देगा? क्योंकि जितनी क्लास में बच्चे हैं वो सब एक साथ दिखने चाहिए, एक समान दिखने चाहिए, ठीक है, वो सेकुलरिज्म यही है उनका। उनका सेकुलरिज्म यही कहता है कि स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, यहाँ दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप सिर्फ पर्सनल अफेयर तक रहो, आप पब्लिक डोमेन में आने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये कहता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। हम कैसे डिफरेंट हैं? हम कैसे डिफरेंट हैं? हमारे यहाँ तो सब चीज़ें अलाउड हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ें अलाउड हैं। क्यों अलाउड हैं? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जो ये चीज़ है ना, ये निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि जो धर्म है वो अलग है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्म अलग है और गवर्नमेंट अलग है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। सेकुलरिज्म, यहाँ का सेकुलरिज्म डिफरेंट है। यहाँ का सेकुलरिज्म आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बुर्का नहीं पहन के आ सकते, आपका सेकुलरिज्म ये नहीं बोलेगा कि आप हवन नहीं कर सकते, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के सेकुलरिज्म क्या कहता है? यहाँ का सेकुलरिज्म कहता है कि जितने भी रिलीजन है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जूइस है, किसी भी प्रकार का रिलीजन है, इन सब से अलग नहीं है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको इक्वल सपोर्ट देगी, इक्वल सपोर्ट, इक्वल सपोर्ट। यहाँ ये कहते हैं, फ्रांस में क्या कहते हैं कि हम कोई सपोर्ट नहीं देने वाले, आपको जो करना है इंडिविजुअली लेवल पे करो, आप पर्सनल अफेयर करो, पब्लिक डोमेन में आने की कोशिश मत करो। आप अस्तियां बानिए कहीं भी, अपने घर के स्विमिंग पूल में आप करो जो करना है, आप फ्रांस की रिवर में नहीं बहा सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपने गाना सुना होगा कि गंगा वाला, कि कोई वजू करे तेरे जल से, कोई पूजा पाठ करे। तो वही बात है ना कि जो गंगा का जल है, जो गंगा का जल है ना, उससे कोई आदमी वजू भी करेगा और उससे कोई आदमी नहाएगा भी, अपने भगवान को भी नहलाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इक्वल सपोर्ट कर रही है हर एक रिलीजन को। यहाँ गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि आज ये रिलीजन ऊपर हो गया, ये रिलीजन नीचे हो गया, ये रिलीजन बाहर कर दो, इसको हटा दो, ये प्रथाएं हम नहीं मानेंगे। नो, नेवर, बिकॉज वी आर सेकुलर कंट्री। और सेकुलर कंट्री भी कैसा? गवर्नमेंट को इक्वल सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट अमरनाथ यात्रा के लिए व्यवस्थाएं करती है तो हज के लिए भी व्यवस्थाएं करती है, ठीक है। इसीलिए वी आर सेकुलर कंट्री, वी आर सेकुलर कंट्री, डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस आपको ये बोलेगा ना तो मैं आपके हज के लिए व्यवस्था करूंगा, ना मैं अमरनाथ के लिए व्यवस्था करूंगा। आपको जो भी करना है अपने इंडिविजुअल लेवल पे करिए, अपने पैसे खर्च करिए। लेकिन हम डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, हमारा सेकुलरिज्म डिफरेंट है, यानी हमारा धर्मनिरपेक्ष अलग है, हमारा पंथ निरपेक्ष अलग है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि गवर्नमेंट इक्वल सपोर्ट देगी, इक्वल सपोर्ट लेगी, अमरनाथ यात्रा के लिए व्यवस्था करेगी, हज के लिए भी व्यवस्था करेगी, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक धर्म को वो एक नज़र से नहीं देख सकती, उसको हर एक धर्म को इक्वल सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। यहाँ गवर्नमेंट धर्म से अलग नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई एक एंटिटी है, उससे। यहाँ क्या है? अलग है फ्रांस में, क्योंकि उनका सेकुलरिज्म अलग है।
हमारा सेकुलरिज्म अलग है, हम अलग तरीके की सेकुलर कंट्री हैं। समझ गए भाई? हम सेकुलर कंट्री अलग तरीके से कैसे हैं? हमारे यहाँ गवर्नमेंट और रिलीजन साथ साथ चलते हैं। वहाँ गवर्नमेंट को जो पॉलिसी लेके आनी है वो लेके आएगी, रिलीजन कुछ भी बोलता रहे। रिलीजन को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, आपको जो भी करना है अपने इंडिविजुअल लेवल पर करिए, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत का सेकुलरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट कैसे? आज से अगर आप लोग ये बोलो ना कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष या अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से नहीं, यहाँ का सेकुलरिज्म यही कहता है कि गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वली ही सपोर्ट करके चलेगी। ठीक है भाई, कंप्लीटली समझ आया होगा। और अगर आज के बाद आपको ये बोले कोई कि इस देश में क्या, इस देश में क्या, इस देश में गवर्नमेंट, इस देश में गवर्नमेंट रिलीजन से ऊपर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा रिलीजन को। रिलीजन हमारी लाइफ का पार्ट है। हम जिस तरीके से जीते हैं, रिलीजन इज अ लाइफ इन इंडिया, ये बोल सकते हो, ये लाइफ है, लाइफ। इसीलिए इसीलिए हमारा सेकुलरिज्म अलग है। इसीलिए हमारे सेकुलरिज्म ये कहता है अमरनाथ यात्रा के लिए भी आप सपोर्ट करोगे और हज जाने के लिए भी सपोर्ट करोगे। वी आर नॉट फ्रांस। फ्रांस में ऐसा नहीं होगा, वो बोलेंगे अपने पैसे खर्च करो, आपको जहाँ जाना है। तो दैट्स वाई वी आर डिफरेंट इन रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। तो अब तक हमने कितने वर्ड सीख लिए भाई? प्रियम्बल इसीलिए खास है, प्रियम्बल पावर सोर्स है। प्रियम्बल, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है ना कि हम किसी चीज पे निर्णय पे नहीं आ पा रहे, तो वो प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। प्रियम्बल्स में वो वर्ड समाहित किए गए हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक चीज को बताते हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आनी चाहिए। ठीक है, जो आप इस प्रियम्बल में पढ़ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी इस प्रियम्बल से बाहर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, वो जा ही नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है ना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पीडीएस सिस्टम जिसमें गेहूं और चावल बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, अगर हम इसको कल आके खत्म कर दें, नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वी आर सोशलिस्ट। आज गवर्नमेंट बोले आगे कि मैं अमरनाथ यात्रा के लिए व्यवस्थाएं नहीं करूंगी, आप नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सेकुलर। ठीक है, आज अगर हमें यूएस ये बोले ना कि आप रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते ऑयल, हम करेंगे। वाई? वी आर सोवरन, वी आर सोवरन। तो इस देश में जो कुछ चलता है, जैसे होता है, इट्स ऑल अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल में हर एक पावर निहित है। अगर हम चाहते हैं कि आज हमें एमएसपी को इंक्लूड कराना है, अगर हम कल चाहेंगे, क्या चाहेंगे, अगर हम कल चाहेंगे ना कि 21 साल के लड़के की शादी, 21 साल होने के बाद ही किसी लड़के और लड़की की शादी हो सकती है, तो वी विल डू इट। हम क्यों कर पाएंगे? क्योंकि भारत के लोगों में वो शक्ति है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा, अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है भाई, अब तक हमने कितने वर्ड कर लिए हैं भाई? हमने कर लिया है सोवरन, समझ लिया इसका मतलब, सोशलिस्ट का मतलब समझ लिया, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेटिक तो बहुत आसान है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग, कोई भी अकेला अपनी नहीं चलाएगा, जो भी काम इस देश में होगा वो लोगों की वोटिंग के हिसाब से, यानी लोगों की सहमति के हिसाब से होगा। अगर इस देश में इतने सारे लोग रहते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि इन लोगों को जो चाहिए मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी, रेस्ट लोगों से हमें पूछना नहीं है। नो, इस देश में जो भी होगा वो लोगों की इच्छाओं से, उनकी वोटिंग के हिसाब से होगा। अगर इस देश में प्रेसिडेंट को भी सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या होगा, उनके लिए भी वोटिंग होगी। अगर हमें, ये तो हेड ऑफ द स्टेट है ना, अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को भी इस देश में लेके आना है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, उसको लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सहमति, यानी आप कोई भी अकेला इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता। लाइक चाइना, चाइना में एक ही तो पार्टी है, वो रिपब्लिक पार्टी, जो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज ये हमारे पीएम है तो वो पीएम है, प्रेसिडेंट है। ठीक है भाई, तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में डिफरेंट है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसीलिए तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ कोई अकेला बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ लोगों को साथ बिठा के उनसे पूछा जाएगा, जो मेजोरिटी होगी वो डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज डेमोक्रेटिक। अब आते हैं हम रिपब्लिक पे। देखो, आपने
बहुत सारी कंट्रीज में देखा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ कनाडा, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जो होता है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं क्या, डेमोक्रेटिक गणराज्य। इस राज्य में जो भी गण होंगे, इस राज्य में जो भी गण होंगे वो चूज करके आएंगे, ठीक है। वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। कैसे मर्जी से नहीं आ सकते? ब्रिटेन, ब्रिटेन का एग्जांपल क्यों, यहाँ रानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इनकी रानी होती है, उन्हीं के उनके जो फिर आगे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो वही हमेशा हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। दे आर नॉट रिपब्लिक। हु आर रिपब्लिक? वी आर रिपब्लिक। क्यों है हम रिपब्लिक? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके बच्चे कल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नो नो नो, नेवर, बिकॉज वी आर रिपब्लिक कंट्री। और रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट हमेशा चूज करके आएंगे। और इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि रिपब्लिक का मतलब एक और है गण राज्य। इस राज्य में जितने गण हैं, इस राज्य में जितने गण हैं, उनको ये अधिकार है कि वो चूज करके आएंगे। वो अपनी मर्जी से किसी भी सीट पे नहीं बैठ सकते। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आईएएस आता है ना ऑफिस में, तो उसको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। कल वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मुझे आईएएस बना दो। नो, नेवर, बिकॉज वी आर गण राज्य। इस राज्य में जितने गण हैं वो चूज करके आएंगे, उनको कोई क्वालिफिकेशन शो करना पड़ेगा। एक मिनट भाई, गॉट इट। तो इसलिए वी आर रिपब्लिक। रिपब्लिक के दो मतलब हैं, एक तो इसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो चूज होगा, दूसरा कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरीके का कोई भी चूज बिना चूज करे नहीं आ सकता। उसको एक क्वालिफिकेशन पास करनी होगी। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास इतनी संपत्ति है या मेरे दादा परदादा पर इतनी संपत्ति थी तो उन्होंने ये सब किया, तो आप मुझे इस देश का कोई भी हेड बना दो या कुछ बना दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गणराज्य। ठीक है, अब तक हमने ये पांचों वर्ड कंप्लीट कर लिया। और इनको संभालो अपनी नसों में, इनको संभालो अपनी नसों में। क्यों संभालो नसों में? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है, और 5 वर्ड दे रखे होंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और एक वर्ड कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, अलग से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और क्यों हैं। समझ लिया ना अब तक? संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी प्रथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक एंड गणराज्य। इसीलिए ये देखो, ये पांचों वर्ड आ गए, और इन पांचों वर्ड से आपको पूरे इंडिया की पॉलिसीज पता चली होगी। एक भी पॉलिसीज इनसे विरुद्ध नहीं हो सकती है, इन्हीं के अंदर से होके गुजरेगी, इन्हीं से पावर लेके जाएगी। ठीक है, कोई भी सोच के देख लो आप। अब आते हैं आगे। अब इन्होंने बोला कि एक तो भारत ऐसा होगा, भारत कैसा होगा? सोवरन होगा। ठीक है, भारत अपने अधिकार, अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है। रशिया वाला एग्जांपल लिया, सोशलिस्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर वगैरह, पीडीएस सिस्टम, ये हमने पढ़ा। सेकुलर होगा, वो भी हमने समझ लिया। डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। और अब आगे ये क्या बताएगा कि अपने सारे सिटीजन्स के क्या इंश्योर करेगा? जस्टिस, जस्टिस, न्याय। अब ये न्याय जो है ना, ये न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का न्याय? किस तरीके का न्याय? जो प्रियम्बल है बोलता है कि मैं सिक्योर करूंगा सोशल, सामाजिक, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब, सामाजिक न्याय मतलब रिजर्वेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सामाजिक न्याय को कैसे इंश्योर किया गया है। कुछ जिन लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई पास्ट में, जिन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को जस्टिस, जस्टिस नहीं मिला ना, जस्टिस नहीं मिला, तो उन लोगों को प्रियम्बल ने बोला कि हम जस्टिस, न्याय दिलाएंगे, सोशल न्याय, रिजर्वेशन। महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिला, ठीक है, तो उनको 33% रिजर्वेशन मिला ना। तो सोशल जस्टिस, यही सोशल जस्टिस है। क्या सोशल जस्टिस है? क्या सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय ये होता है कि भाई जिन लोगों को उनकी पीढ़ियों को आगे आने का मौका नहीं मिला, उनको मौका देंगे हम, उनको आगे आने का, बच्चों का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, महिलाओं का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है,
फिजिकल डिसेबल लोगों का ध्यान रखें। क्यों किसी भी रेल के डब्बे में अलग अलग कोच होते हैं, क्यों फिजिकल डिसेबल का अलग होता है, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन क्यों है? इसीलिए है क्योंकि सामाजिक न्याय, इस देश में सामाजिक न्याय किसी भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। इसलिए वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है 33%, इसीलिए ही मिला है क्योंकि सामाजिक न्याय का हमेशा ध्यान रखा जाएगा, सामाजिक न्याय का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। और इस सामाजिक न्याय को ना आप एक तरीके से एक लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं। देखो, कोरोना के बाद क्या हुआ? डिजिटल डिवाइड। कुछ बच्चों के पास नेट, इंटरनेट नहीं था, टैब नहीं थी, फोन नहीं था, ठीक है, क्योंकि एकदम से माहौल चेंज हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। कुछ लोगों के पास था, कुछ बच्चों के पास था, कुछ बच्चों के पास नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इनका ध्यान रखा ना, ग्रेजुएशन के बाद आपको टैब मिलेगा, 12th के बाद आपको लैपटॉप मिलेगा, ये सारी पॉलिसीज आई, फ्रेमिंग हुई। ये सामाजिक न्याय ही है, ये सामाजिक न्याय ही है। जो समाज में कोई भी एक प्रकार के लोग ही आगे नहीं आएंगे। गवर्नमेंट हर एक प्रकार के लोगों का ध्यान रखेगी, वो चाहे किसी भी ब्रीड, सेक्स और कास्ट और किसी भी तरीके के रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो हमने जस्टिस समझा, जस्टिस न्याय हमने समझा, सामाजिक न्याय हमने समझा, आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय क्या है? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिला। अभी देखो, इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिला, ठीक है भाई, इनको 10% रिजर्वेशन है। इनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे, इनके पास इनकम नहीं थी, कि इतनी इनकम नहीं है कि ये अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने आप को वेलफेयर में अपने आप को आगे कर सके। इसीलिए इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, क्योंकि न्याय करना था। किस प्रकार का न्याय करना था? आर्थिक न्याय करना था, आर्थिक न्याय करना था। इसीलिए इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है भाई। अब आते हैं हम पॉलिटिकल। अब ये पॉलिटिकल न्याय कैसा है, राजनीतिक न्याय कैसा है? राजनीतिक न्याय का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी आदमी इस देश में ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास इतनी संपत्ति है तो मुझे गांव का प्रधान बना दो। नो 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 नो, आपको चूज करेंगे, इस गांव के लोग चूज करेंगे। कौन? इस गांव के ग्राम सभा आपको चूज करेगी, जब जाके आप इस गांव के प्रधान बनोगे, ठीक है। इस गांव के लोग आपको चूज करेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल जस्टिस रखा गया है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पॉलिटिकल जस्टिस को ध्यान रखा गया है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस बेस पे कि मेरे को ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा पावर है, इसलिए आप मुझे इस देश का प्रधान या प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जस्टिस, राजनीतिक न्याय का ध्यान रखा गया है, ठीक है भाई। समझ में आया? राजनीतिक न्याय समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। लिबर्टी। अब सबसे पहले तो लिबर्टी का मतलब समझते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको कुछ फ्रीडम्स मिली हैं, आपको कुछ अधिकार मिले हैं। किस तरीके की फ्रीडम मिली है आपको? आपको मिली है इस देश में सोचने का अधिकार है, ठीक है भाई। ये है ना कहाँ की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोचने की स्वतंत्रता है आपके। आप सोच सकते हो। देखो, इस देश में मानो या ना मानो, यू हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट्स। आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई मना करेगा आपको? कभी नहीं मना करेगा। आप कुछ भी चीज डेवलप कर सकते हो, आप सोच सकते हो, कोई आपको मना नहीं करता। एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो। आज मुझे कोई आइडिया आया कि भाई मैं ये वाला काम शुरू करता हूँ, मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी कि हाँ भाई ये वाला काम आपने क्यों शुरू किया। मतलब कुछ लीगल स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं ऑब्वियसली। मतलब फ्रीडम आपको मिलेगी, रिस्ट्रिक्शन के साथ ही मिलती है, लेकिन फ्रीडम है, सोचने का अधिकार है। सोच के देखो कि लीबिया जैसी कंट्री, और एक मिनट भाई, हाँ, तो हम सोच के देखो, अफगानिस्तान का एक एग्जांपल लेते हैं। अफगानिस्तान, ठीक है भाई, कितने सालों से, मतलब ये कंट्री ही टर्मोइल में है हमेशा से। क्या वहाँ एक्सप्रेशन कर सकते हो आप अगर उनको कल ये बोलोगे ना कि जी मैं तो सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आपको गन दे देंगे कि भाई सिविल इंजीनियर नहीं बनना। मैं आपके पास एक्सप्रेशन की लिबर्टी है ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते वहाँ कुछ। आपके पास थॉट्स की लिबर्टी नहीं है, आपके पास एक्सप्रेशन की लिबर्टी नहीं है, तो आप सोचोगे कैसे? तो
एक तो भाई थैंकफुल हो जाओ कि आप ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ पे आपको ये सब अधिकार मिलते हैं, ठीक है। तो प्राउड टू बी इंडियन। अब बढ़ते हैं थॉट्स, एक्सप्रेशन और बिलीफ। आप किसी भी तरीके के धर्म में, किसी भी, इवन ये इतना इतना अच्छा, मतलब बिलीफ एंड फेथ को मैं दोनों को एक कंबाइन करके आपको बताना चाहूँगा। ये लिबर्टी सोच के देखो कि अगर मुझे लगता है ना कि मुझे इस कैमरे में भक्ति है आज, तो मैं इसकी पूजा कर सकता हूँ, इसका कल्ट बना सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ जो ये बोले कि कैमरे में भक्ति है हमें, तो इसी में यही हमारा भगवान है। बिकॉज वाई वाई, एक तो हम सेकुलर हैं, एक तो हम सेकुलर हैं, ठीक है। हर एक रिलीजन को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही मैं बोलूँ कि मुझे इस कैमरे में भक्ति है। बिलीफ एंड फेथ, बिलीफ एंड फेथ, बिलीफ एंड फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ। समझ रहे हो भाई, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। अगर मैं इसकी उपासना करना चाहता हूँ, इस कैमरे की, इस देश में कोई मुझे नहीं रोक सकता। वी हैव द लिबर्टी, वी हैव द लिबर्टी। समझ गए भाई। अब आगे बढ़ते हैं। वर्शिप, फेथ एंड बिलीफ, आपके किसी भी तरीके, आप किस में वर्शिप करना चाहते हो, आपका फेथ क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये आपको समानता दी जाएगी, ठीक है भाई। अवसर में भी समानता दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में क्या, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अपने लिबर्टी का थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप समझ लिया। इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत अच्छा शब्द है। अब जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको विस्तार से पहली बार समझाऊंगा कि इंडिया में इक्वालिटी का क्या मतलब है। भाई, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने फ्रेम किया है ना, उन्हें सलूट करो, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें मिली हैं। आपको ये लगता होगा कि हाँ, मतलब मुझे इनडायरेक्टली ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि इस देश में कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें इस देश में आपको दी गई हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब ये है, अगर इस देश में किसी कोर्ट में अगर केस पहुंचता है और आप एक लो लेवल, लो इनकम, आपकी बहुत लो इनकम है, आप वो केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। और इधर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत रिच है, वो किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप उस केस के लिए किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यहाँ स्टेटस में डिफरेंस आ गया ना। अब इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 लेके आए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया गया कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी एडवोकेट आपको, ठीक है भाई। नालसा जैसे कोर्ट लेके आएंगे हम, ठीक है। ऑनलाइन जो थिंग्स होंगी वो हम क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर दीज पीपल, क्योंकि स्टेटस जो है एक व्यक्ति का यहाँ है और एक व्यक्ति का यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहीं होना चाहिए, दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए इस चीज़ों में, ठीक है। इसलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, कि सपोज करो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दो बच्चे हैं, ठीक है। दोनों बच्चे साइंस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चा जो है साइंस की कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकता, जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन ये बच्चे के पास पैसे हैं कि वो साइंस की सब चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट को तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है इन दोनों को, तो वो बोलेगी कि भाई ये नहीं खरीद सकता, इसको हम देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप दोनों अपने आप compete करो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना है, दोनों को समान अवसर की प्राप्ति होगी, समान अवसर की प्राप्ति होगी, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज हैं इस देश में वो सब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही फ्रेम होती हैं, ठीक है। सबको प्रमोट अमंग देम ऑल, सबको उसमें प्रमोट करना है सबके लिए। अब आते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अब क्या है, बंधुता है भाई, बंधु, हम सब में भाईचारा होना चाहिए। ये तो आसान ही है, मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। हम में ऐसा भाईचारा होना चाहिए, ऐसी बात बोली गई है, फ्रेटर्निटी बोला गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पढ़ेंगे हम आगे जब मैं पॉलिटी कवर कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट।
इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें डाला गया था इंटीग्रिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है भाई, अब क्या बोला आगे फिर इन लोगों ने बोला कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक तारीख दी गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एसएससी के पेपर में रिपीट की गई है, मैं बोल सकता हूं 50 से ज्यादा बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करा गया होगा। क्या? आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाई अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। गिव टू आवर सेल्फ, इस बात को समझो, गिव टू आवर सेल्फ, हमने बनाया, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तारीख को देते हैं। इनेक्ट, अडेप्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया और हम अपने आप को देते हैं। ठीक है, किसने? अब आप ये सब चीजें समझ गए होंगे, व्हाई प्रीएम्बल इज सो इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल में जो निहित हैं चीजें, जो एक एक वर्ड मार्क करा गया है, उसके पीछे एक रीजन है, वेल डेफिनेशन है, और उसी के बेसिस पे इस देश में पॉलिसीज फ्रेम होती हैं। अगर कोई बोले कि ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकती जो इस देश की इस चीज को हिला दे, और अगर कर दी तो सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, इनको बनाया गया है रक्षक। रक्षक किनका? कि इस देश में जो ये चीजें लिखी गई हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कोर फिलोसफीज हैं, अगर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई तो आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को रक्षक क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि प्रीएम्बल में क्या क्या वर्ड हैं, इन वर्ड्स को अपने दिलों में संभालो। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार का? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या क्या वर्ड मैं दोबारा से मार्क कर देता हूं, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। प्रीएम्बल का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे भाई, एक भी। समझ लिया, इनको अपने दिलों में उतार लो। सोवरन क्यों है? रशिया वाले एग्जांपल से याद रखना। सोशलिस्ट क्यों है? ठीक है, पीडीएस सिस्टम से याद रखना, गेहूं चावल वाले से। सेकुलर क्यों है? हाजी अमरनाथ यात्रा वाले से याद रखना। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि कोई भी प्रधान से प्रधानमंत्री तक नहीं बन के आ सकता। रिपब्लिक क्यों है? कोई भी इस देश में पब्लिक, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आईएएस हो, उसको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। जस्टिस हमने समझा किस प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये पढ़ना। इसी में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रीएम्बल में, जब भी हम आगे देखेंगे ना, मैं आपको शायद दिखा भी दूं। अब जैसे ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रीएम्बल में नहीं डाला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स आएंगे। अब ये देखो, यहाँ पूछ लेगा कि प्रीएम्बल में इनमें से किस प्रकार के जस्टिस को डिफाइन नहीं किया गया है। उसमें जस्टिस में दे देंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और आगे लिख देंगे कुछ भी लिख सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और आगे लिख देंगे एथिकल। तो एथिकल तो हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो इसमें सिर्फ 3 तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस इसमें बताए गए हैं। लिबर्टी किस तरीके की बताई गई हैं? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। न्याय किस प्रकार के? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ठीक है, न्याय किस प्रकार के? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। और स्वतंत्रता किस किस की? उपासना की, धर्म की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की एंड विचार की। ठीक है, समझ रहे हो भाई? तो ये, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी किसकी? क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की। सबको समान अवसर मिले और प्रतिष्ठा सबकी समान रहे, सबका स्टेटस समान रहे, कोई ना आगे निकले ना कोई पीछे रह जाए। फ्रेटर्निटी, बंधुता। और ये तारीख याद रखना, कौन सी तारीख? ये याद रखना। अब ये तो हुई बात पूरे प्रीएम्बल को समझने की। अब इस प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें हमें एक याद रखनी है। एक तो ये याद रखना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ना पहला कॉन्स्टिट्यूशन था किसी भी
मतलब इस दुनिया में जिन्होंने प्रियम्बल वर्ड ऐड किया। प्रियम्बल वर्ड जहां से आया है ना वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव करा गया वो तारीख कौन सी थी, यानी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर नेहरू जी ने 1946 में। मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमें पूरे करने हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव करे गए 13 दिसंबर 1946। ये डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। और ये पास हुआ है 22 जनवरी, जनवरी रह गया, 22 जनवरी 1947। ठीक है, ये सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है भाई, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे तो डबल पता नहीं कितने, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976। अब ये याद रखना, एक तो ये आता है ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये 76 कैसे, ये देखो 2 4 और 2 6, तो ये याद रखना 1976। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स से, सीजीएल के प्रीलिम्स में काफ़ी सारे आते हैं, एनटीपीसी में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी में एक बार पूछा गया कि बैरोबेरी केस बैरोबेरी केस कौन से सन में आया था, तो ये 1960 में। अच्छा, अब ये क्या है, अब क्या हुआ कि भाई अब ये इतनी सारी चीज़ें इस प्रियम्बल में दी थी, ठीक है, इतनी सारी पावर सोर्स है, तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया ये जानने के लिए कि अब जो ये प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं, मतलब ये इसको हम पार्ट माने या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना माने। तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये पार्ट तो मान सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये कोई भी पावर सोर्स नहीं है, तो एक तरीके से डिनाई किया कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर केशव नंदा भारती केस, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले पॉलिटी लेक्चर में। इसने इस देश की ना नींव फाउंडेशन को ही चेंज किया है, इसने इस देश की फाउंडेशंस को रखा है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे केशव नंदा भारती केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट भाई, ठीक है, तो इसमें बोला था केशव नंदा भारती केस में कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बेरुबरी केस में ये बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशव नंदा भारती केस में बोला कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इस चीज से ना, इस चीज से ये हमने ये तो बोल दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये पावर सोर्स नहीं है। मतलब आप गवर्नमेंट पे ये चीजें थोप नहीं सकते हो, ये ना ये किसी भी कोर्ट में आके ये बोल सकते हो कि जी मेरा तो ये वाली चीज़ हर्ट हुई है और इसको इसको आप देखो क्योंकि ये प्रियम्बल में दिया गया है और इसे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो मुझे जस्टिस दो, तो आप नहीं बोल सकते किसी भी उसमें जाके। ठीक है भाई, और एक ये चीज़ याद रखना कि यूएनओ का मेंबर हम 1945 में बने थे। ठीक है, तो हाँ, ये था अभी तक का हमारा पूरा प्रियम्बल। ठीक है, ये वाले एक बार खुद से लगा के देखना कि आपने क्या क्या सीखा है इसमें, कुछ ऐसे हार्डकोर नहीं है, ये छोड़ देना, अभी यूपीएससी टाइप नहीं है वो, तो मैंने बस डाल दिया कि आप कुछ सीखने के लिए कि नोट ए पार्ट एंड वो वाला है। अब इसमें देखो कि इनमें से प्रियम्बल में क्या एम्बॉडीड नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट। देखो देखो भाई देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट है कि नहीं, लिबर्टी ऑफ थॉट है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी ये वाला तो है जी। आगे इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी में इकोनॉमिकल, ऐसा कुछ बोला है लिबर्टी में इकोनॉमिकल, ना 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 ना, जस्टिस है इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी किस किस चीज की दी गई है, इनको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, इस प्रियम्बल को रट लो, इतना बड़ा नहीं है, रट लो से। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, रट लो इसको। तो जस्टिस 3 पर गई, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है भाई, ये था हमारा पूरा का पूरा प्रियम्बल।
आपको होपफुली आज समझ में भी आई होंगी चीज़ें कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी फ्रेम करती है, हमारा क्या रोल है, हम संविधान से ऊपर कैसे आए, ठीक है, क्यों गरीब लोगों का ध्यान रखा जाता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल गेहूं क्यों दिया जाता है, क्यों हमारे यहाँ अमरनाथ और हज जैसी यात्राओं को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये हर एक चीज़, और इस प्रियम्बल को ना सिर्फ आज पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, इसको अपनी लाइफ में उतारो, हर एक चीज़ को एनालिसिस करो। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, आज हम रशिया से ऑयल पर से परचेज कर रहे हैं यूएस के दबाव के बावजूद भी। वाई? बिकॉज वी आर ए सॉवरन कंट्री, वी आर ए सॉवरन कंट्री, और ये हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। ये चीजें सोचो, देखो तभी आप सीख पाओगे। अगर जो हमारे आसपास चल रहा है, जीएस को सबसे आसान तरीका और स्पेशली पॉलिटी को सीखने का तरीका यही है कि आपके आसपास जो भी पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उनको इससे जोड़ो। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया ना, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये एक्सप्रेशन वाली चीज़ एग्जाम्पल मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि अगर मुझे इस कैमरे में भक्ति है या किसी को किसी पेड़ में भक्ति है, वो उसने अलग ही कल्ट बना दे, तो इस देश में कोई किसी को नहीं रोक सकता इस चीज़ से। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो। बाकी एनटीपीसी के लिए आज से हम पूरा 15 दिन में पूरा पॉलिटी में कवर करूंगा, और इसी तरीके से कवर करूंगा। देखो पॉलिटी को मैं रट्टा मरवा सकता हूँ आपको कि भाई ये एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ फलाना ढिमकाना, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि सेकुलर का मतलब क्या है, फ्रांस में सेकुलर क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिस्ट क्यों लेके आए, समाजवादी का मतलब क्या है। ठीक है, समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी वर्ड क्यों आया है, समाजवादी, समाज के लिए पॉलिसी फ्रेम होती है, यहाँ समाज के लिए पॉलिसी फ्रेम होती है। ठीक है, तो भाई तो इसी के साथ बस आपको मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ठीक है भाई, जय हिंद।